नमस्कार मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। आप लोगों को हम जो है संविधान का सीरीज डिस्कस कर रहे थे और उस संविधान की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो है इतने समय हमने आपको क्या क्या डिस्कस किया। पहली बात तो संविधान का जो है एक संवैधानिक विकास हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया है। फिर संविधान सभा हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग नई एनर्जी और उत्साह के साथ नए टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं, संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो शब्दावलियाँ हैं, जो की शब्दावलियाँ हैं संवैधानिक विशेषताओं से संबंधित, संविधान की विशेषताओं से संबंधित, वो आपको अच्छे से जानने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। आते हैं, मेरा नाम है नवीन कुमार। आप लोगों को अच्छे से हम लोग जो है संविधान की विशेषताओं को एक साथ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना भैया। आते हैं भाई संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है संविधान की विशेषताएं, इसमें क्या क्या पॉइंट शामिल किए जाने चाहिए। तो एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को जो है संविधान ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा है। ठीक ना। लोकतंत्र का दर्जा दिया है, गणतंत्रात्मक राज्य, एकल नागरिकता प्रदान की है, पंथ निरपेक्ष का दर्जा प्रदान किया है, मौलिक अधिकारों को प्रदान किया है। जो अपना संविधान है वो कठोर एवं लचीला दोनों का समन्वय है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय प्रणाली भी प्रदान की गई है। संघीय प्रणाली जो फेडरल सिस्टम उसको भी प्रदान किया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता, वयस्क मताधिकार, ये सब सारी चीज़ें हमारे संविधान की अपनी विशेषता हैं। ठीक ना दोस्तों। तो ये सब सारी विशेषताओं को हम लोग डिटेल से तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा भूमिका को देख लेते हैं कि संविधान की अपनी क्या भूमिका हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोग विशेषताओं को, इन्हीं की पॉइंटों को, जो की वर्ड हैं, इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान किसी राष्ट्र का मौलिक जो है विधि होती है। मैंने बताया था कि संविधान और राज्य व्यवस्था में जब अंतर बताया था तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस हमने किया था कि संविधान की मौलिक विधि, जो पहला वाला हमारा वीडियो है। ठीक है ना। तो संविधान राष्ट्र की किसी राष्ट्र की जो मौलिक विधि होती है, फंडामेंटल लॉ होता है, तो जिसमें शासन की जो विशेषताएं होती हैं, शासकों के कर्तव्य होते हैं, शक्तियां होती हैं, आम जनता की जो है राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमारे संविधान में या किसी राष्ट्र के संविधान में वर्णित होती हैं। ठीक ना दोस्तों। किसी राष्ट्र के द्वारा तभी संविधान निर्मित या स्वीकृति किया जाता है जब वहां की जनता बिल्कुल नए सिरे से या नए प्रकार से शासन प्रणाली चाहती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो पहले ब्रिटिशर्स का औपनिवेशिक शासन था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था। उससे पहले जो है मुगल पीरियड था या क्षेत्रीय राजवंशों का जो है शासन था। लेकिन जब आज़ादी के बाद हम स्वतंत्र हुए तो हमने कहा कि नहीं भैया, हमारे यहाँ ना तो राजतंत्र होगा, ना तो किसी ब्रिटिशर्स, ना कोई विदेशी सत्ता का जो है अधिपत्य होगा। हम जो है स्वतंत्र होंगे और हमारा जो शासन प्रणाली होगी वो गणतंत्रात्मक एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी। और जब हम नए जो है किसी शासन प्रणाली को चाहते हैं तो नए शासन प्रणाली को चाहने के लिए कोई नियम कानून तो होना चाहिए ना, कोई फंडामेंटल लॉ होना चाहिए ना। तो फंडामेंटल लॉ को बनाने के लिए हमको जो है संविधान निर्मित करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक ना दोस्तों। तो भाई नए सत्ता की जो है भागीदारी भी हुई। भाई जायज़ है कि जो है हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया तो हमारा जो पीएम होगा, हमारा जो राष्ट्रपति होगा, कहीं ना कहीं यही जो है सत्ता में हमारे जो है शासन करेगा। ऐसे परिवर्तन के लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता पड़ी या संविधान निर्माण का हमको सहारा लेना पड़ता है। ठीक ना दोस्तों। तो संविधान की थोड़ा सा हमने भूमिका देख ली और ये संविधान की विशेषताएं, और संविधान की विशेषताओं में ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो मेंस में संविधान की विशेषताओं को लेकर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप लोग की वर्ड जो ड्राफ्टिंग किया गया है, काफी बेहतर ड्राफ्टिंग है, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक ना दोस्तों। ड्राफ्टिंग देखिए आपका माइंड मैप तैयार करवाती है। माइंड मैप जब आपका तैयार हो जाता है तो चीजें भूलने के चांसेस कम होते हैं। आप देखे होंगे कि आप पढ़ते हैं तो कुछ ही समय बाद वो चीजें स्किप कर जाती हैं दिमाग से। अगर आप जो है ड्राफ्टिंग के माध्यम से चीजों को याद करते हैं तो मेरा एक अनुभव है कि चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती हैं। पुनः आप देख लेते हैं तो ये चीजें बनी रहती हैं आपके दिमाग में। ठीक ना दोस्तों। तो इसको आप जो है मैं इरेजर कर देता हूं, नोट्स जरूर बनाइएगा भैया। ठीक ना। तो संविधान की विशेषताओं में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक, ये सारी विशेषताओं को देखने वाले हैं। ठीक ना भैया। आते हैं भाई हम लोग इन विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो संपूर्ण प्रभुत्व राज्य की है या सॉवरेन स्टेट की है। तो सवाल है कि ये जो सॉवरेन स्टेट या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है। ठीक ना। तो ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करते हैं। तो सवाल है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है क्या।
तो इसको तो जानेंगे थोड़ा सा ना। तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो सीधा सा अर्थ होता है कि मतलब भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र है, मतलब कि किसी विदेशी सत्ता के अधीन भारत कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो भारत का आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो। आंतरिक मामला जैसे उदाहरण के रूप में अनुच्छेद 370 को जो है भारत ने जो है एब्लिगेट किया, एबॉलिश किया, ठीक है ना। तो एबॉलिश करने मतलब कि 370 के जो स्पेशल प्रावधान थे उसको जो है भारत ने समाप्त कर दिया, उन्मूलन कर दिया। तो 370 का मामला जो जम्मू कश्मीर से रिलेट था, जम्मू कश्मीर के स्पेशल दर्जे को जब समाप्त किया गया 5 अगस्त 2019 को, तो भारत के द्वारा कहा गया दोस्तों कि ये भारत का आंतरिक मामला है, कोई विदेशी शक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत अपने कार्यों को, आंतरिक मामले को करने के लिए स्वतंत्र है। यही तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र हो। तो सवाल है कि भारत का जो बाह्य मामला है वो क्या है। तो जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, ये भारत का जो है अपना जो है बाह्य मामला है। जैसे भारत उदाहरण के रूप में देखें बाह्य मामलों में, तो आरसीईपी से जो भारत बाहर निकला, ठीक ना, आरसीईपी जब आप आसियान पढ़ेंगे तो आरसीईपी एक आर्थिक जो है संगठन है, ठीक ना, तो आर्थिक क्षेत्रीय संगठन है, इसको भारत इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, कहा कि भैया ये हमारे जो है कहीं न कहीं हित में, आर्थिक हित में नहीं है, सो मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा। सो भारत का जो बाहर निकलना आरसीईपी से कहीं न कहीं स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय है। सो ये कहीं न कहीं जो संप्रभ गणराज्य है, जो प्रभुत्व संपन्न राज्य का जो एक स्टेटस है, भारत ने उसका परिचय दिया कि भाई अपने बाह्य मामलों को करने के लिए भारत स्वतंत्र है, किसी विदेशी शक्ति के अधीन भारत कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा देखेंगे आप, भारत रूस से जो है तेल का आयात कर रहा है, अमेरिका से जो है भारत, अमेरिका का एक बड़ा पार्टनरशिप है, ठीक है ना, अमेरिका का जो भारत से व्यापार होता है, भारत का व्यापार सरप्लस में अमेरिका से होता है, ठीक है ना दोस्तों, मतलब कि व्यापार जो घाटा है वो चीन के साथ ज़्यादा है, अमेरिका के साथ भारत जो है सरप्लस में व्यापार करता है। तो चीन के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, सारे लोगों के साथ भारत का व्यापार होता है। ऐसा नहीं कि चीन और अमेरिका और रसिया एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिद्वंदी या संघर्ष में हमेशा रहते हैं, तो भारत किसी एक के साथ जो है भारत व्यापार करता है। तो ऐसा नहीं, भारत कहता है कि हम रूस के साथ भी अपने आर्थिक हित को साधेंगे और जो है अमेरिका के साथ भी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी एक आपको स्वतंत्र विदेशी नीति या जो है बाह्य मामलों में भारत का जो है स्वतंत्र रवैया दिखाई देगा। तो ये आप एग्जाम्पल के रूप में अपने एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइड के मामले में समझते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है, ठीक ना दोस्तों। भाई जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो है भारत अपना आचरण कर सकता है, वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को करने के लिए किसी विदेशी सत्ता के अधीन या बाध्यकारी नहीं होगा। यही तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यही सॉवरेन स्टेट का एक जो है विशेषता है, ठीक ना। तो संविधान ने हमको जो है प्रस्तावना के माध्यम से ये विशेषता प्रदान की गई, काफी खूबसूरत विशेषता है अपने भारतीय संविधान की, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक राज्य, डेमोक्रेटिक स्टेट। ये क्या है, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। आई होप, मुझे लग रहा होगा कि आपको याद हो गया होगा अब्राहम लिंकन का वो कथन कि भाई जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए और जनता के लिए शासन होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें, खैर हम जो है डेमोक्रेसी को प्रस्तावना में प्रियम्बल में डिस्कस करेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अरस्तू के अकॉर्डिंग जो है लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, ठीक ना। और इसके अलावा अब्राहम लिंकन को लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम जानने का प्रयास दोस्तों करते हैं कि जो लोकतंत्र होता है उसका स्वरूप कैसा होता है या क्या होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता का हर एक वर्ग, मतलब कि देश के भीतर निहित जो जनता है, चाहे वो जिस जाति धर्म लिंग का हो, वह अपनी भागीदारिता को महसूस करे उस शासन प्रणाली में। ऐसे शासन प्रणाली को हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या लोकतंत्रात्मक राज्य कहते हैं, ठीक ना। तो आते हैं स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत में जो राज्य सत्ता है वो जनता में निहित होगी, ठीक ना। और जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करने का अधिकार रखती है, जो जनता का स्वामी नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है। जैसे हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, हमने सांसद को चुना, हमने विधायक को चुना, तो इनको जो हम चुन रहे हैं ना, ये हमारे, पहली बात तो स्वामी नहीं है, हमारे सेवक की भांति काम करते हैं। यहां पर जो राज्य सत्ता होगी वो जनता की होगी, चूंकि भारत में डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये आप मत सोचिएगा कि जो है हमारे जो है वो स्वामी हैं, कौन, सांसद विधायक, ऐसा नहीं है। हमने जो इज्जत दी है ऐसा नहीं कि वो हमारे स्वामी हैं, हमारे वो प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। चूंकि हमारी जनता ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो है धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है, ऐसे में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना नहीं सकते और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाने के लिए हमें प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ी। सो यही हमारा जो है डेमोक्रेसी, एक अपनी जो है संविधान ने हमको जो है डेमोक्रेसी के रूप में विशेषता प्रदान किया है। ए डेमोक्रेसी
एक सुंदर विशेषता हमको जो है हमारे संविधान ने प्रदान किया है। इसको आप नोट्स जरूर बनाइएगा भैया, जो ड्राफ्टिंग की गई है ड्राफ्टिंग आप जरूर करिएगा, ठीक ना। तो पहला हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को डिस्कस किया और दूसरा हमने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट आपका है गणराज्य। ये रिपब्लिक स्टेट क्या है और पंथ निरपेक्ष, दोनों को डिस्कस करते हैं। तो रिपब्लिक स्टेट मतलब कि जो भारत का जो सर्वोच्च पद होगा, जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, कोई राजा नहीं होगा, दूसरी बात। और तीसरा, उसका जो निर्वाचन है ना वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसी को हम गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक स्टेट कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। खैर, तो देश का जो सर्वोच्च पद होगा, सर्वोच्च जो अधिकारी होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, ठीक ना, वो राजा नहीं होगा। और उनका जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित होगा। उदाहरण के रूप में जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ठीक ना। तो अतः ये जो शासन प्रणाली है एक लोकतांत्रिक गणराज्य की शासन प्रणाली हमको भारत में दिखाई देती है। और ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक मतलब कि ये भी प्रस्तावना से ही लिया गया शब्द है, प्रस्तावना में शामिल शब्द है। तो भारत में एक खूबसूरत विशेषता के रूप में संविधान ने हमको जो है गणतंत्रात्मक राज्य की व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक ना दोस्तों। ये आपको गणराज्य समझ में आ गया होगा। पंथ निरपेक्ष क्या है? सेकुलर स्टेट। बार बार शब्द जो है चर्चा का विषय बना रहता है कि भारत का जो धर्म होगा वो कोई विशेष धर्म, भारत के भीतर जो भी धर्म होंगे, जैसे भारत एक विविधताओं पूर्ण जो है स्टेट है, जैसे भारत में जो है हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। तो भारत एक धार्मिक विविधताओं वाला जो है राष्ट्र है। ऐसे में सवाल है कि अगर भारत किसी हिंदू धर्म को ही अगर मान्यता दे देता है राष्ट्र धर्म के रूप में, सो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अनदर जो धार्मिक लोग हैं, उनका जो है कहीं न कहीं उनके साथ अपारदर्शिता होगी। तो संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए पंथ निरपेक्ष का जो है प्रावधान किया। कहा कि भैया भारत में, भारत के संविधान में, प्रस्तावना में एक पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत के भीतर जो भी धर्म होंगे सब समान होंगे, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होंगे सबको जो है समान संरक्षण, सबको समान वरीयता दी जाएगी। इसी को हम जो है पंथ निरपेक्ष कहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जब आप जो है सीएए को देखें, जब आप अनदर किसी इशूज को देखते हैं, तो वहां पर जो है ये हवाला दिया जाता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष स्टेट है। तो पंथ निरपेक्ष होने के कारण भी हमको जो है एक अपारदर्शिता, एक जो है एक कहीं न कहीं हमारे साथ भेदभाव का सामना हमको करना पड़ जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन है। खैर, ये चर्चा का विषय तो बना ही होता है, समझने का प्रयास करते हैं कि पंथ निरपेक्ष आखिर होता क्या है। तो पंथ निरपेक्ष का सीधा सा अर्थ होता है कि भारत के भीतर जो भी धर्म होंगे सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा और इसके अलावा राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, यही पंथ निरपेक्ष है। स्लाइड के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, एक तो आपको जो प्रस्तावना जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि भैया धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, क्या वाकई धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में शामिल किया गया है या पंथ निरपेक्ष को। खैर, ये प्रस्तावना का पॉइंट है, वहां हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको जानना है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हम प्रयोग करते हैं उसका क्या अर्थ होता है, कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, देखा आपने। फिर राज्य के द्वारा विभिन्न जो धर्मावलंबियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्य के भीतर यथार्थ राज्य का कोई विशिष्ट धर्म नहीं होगा, बल्कि जितने भी धर्म होंगे राज्य के भीतर सभी धर्म समान होंगे, ठीक ना दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि आपको पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कुछ समझ में आ गया होगा। इसको हम तो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं प्रस्तावना में, फिलहाल ये इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा 42वां जब संविधान संशोधन लाया गया 1976, तो प्रस्तावना में आपका जो है 3 शब्द शामिल किए गए थे। एक अखंडता शब्द शामिल किया गया था, एक जो है समाजवादी शब्द शामिल किया गया था और एक तीसरा शब्द आपका पंथ निरपेक्ष शामिल किया गया था। ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो प्रस्तावना में जो शामिल शब्द है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, वो आपको जो है एक संविधान की खूबसूरत विशेषता के रूप में दिखाई पड़ता हुआ होगा, ठीक ना दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको इरेजर कर रहे हैं, इसको आप नोट्स जरूर बनाएंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक ना भैया। तो आप खैर इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहां पर जाकर आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए स्लाइड को देखकर, ठीक ना भैया। नोट्स बनाएंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, चीज़ें याद रहेंगी, बेहतर रहेंगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कठोर और लचीले संविधान। हमारा जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का एक समन्वय है। कैसा? संशोधन प्रणाली, मतलब कि जो हमारा संविधान जब संशोधित किया जाता है तो 3 प्रकार से संशोधित किया जाता है। एक साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जाता है, एक जो है विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जाता है अपना संविधान, एक जो है साधारण विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के माध्यम से संशोधित किया जाता है।
यहां आपको यह जानना पड़ेगा कि जो कठोर संविधान होता है, ठीक है ना, वो कठोर संविधान क्या है? तो साधारण कानूनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे जो है जटिल मामले होते हैं या संघीय ढांचे को लिए हुए मामले होते हैं जिनको अगर संशोधित करना है संविधान में, तो उनके लिए विशेष बहुमत, मतलब कि 2/3 बहुमत से पारित भी करना होगा प्रस्ताव को। इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। वो जो है संविधान पारित किया जाएगा। ऐसे में जो संविधान पारित किया जाता है काफी कठोरता से पारित किया जाता है, इसलिए इसे हम कठोर संविधान कहते हैं। वहीं जो लचीला संविधान होता है, यहां पर जो है साधारण कानून के लिए हम जो है साधारण बहुमत से जो है संशोधन करते हैं, अर्थात हम 50% जो है बहुमत के माध्यम से जो है संविधान को पारित करते हैं, प्रस्ताव को पारित करते हैं, इसलिए इसे लचीला संविधान कहते हैं। तो देख रहे हैं आप कि मतलब भारत का जो संविधान है वो कठोरता को भी लिए हुए है और लचीलापन को भी लिए हुए है, ऐसे में एक जो है समन्वय स्थापित करता है। तो ये संविधान की अपनी एक बेहतर और खूबसूरत विशेषता है। लचीला संविधान में जैसे हम जो है साधारण बहुमत के साथ, जैसे मान लीजिए कि हमको जो है अगर राज्यों का नाम परिवर्तित करना है या नए राज्यों का गठन करना है, अथवा हमको जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान करने हैं, तो ये सब सारी चीजें आपका जो है लचीला संविधान या जो है साधारण बहुमत के माध्यम से हम संशोधन करेंगे। एक बेहतर समन्वय स्थापित हमको जो है दिखाई देता हुआ पड़ रहा होगा कि कठोर और लचीलेपन के जो है समन्वय में ये संविधान की बेहतर विशेषता। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री मतलब कि जो है संसदीय प्रणाली, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक अलग से आपका जो है टॉपिक ही होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा इसको जो है हल्का सा जानने का प्रयास करते हैं कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। तो संसदीय प्रणाली एक प्रकार की शासन प्रणाली होती है जिसमें मंत्रियों के समूह के द्वारा सरकारें चलाई जाती हैं। भाई जब नई सरकार बनती है, जब नया लोकसभा चुनाव होता है तो नई सरकार बनती है, तो नया मंत्रिमंडल बनता है, तो उसी के माध्यम से जो है कहीं न कहीं सरकार चलाई जाती है। और सरकार जो होती है वो संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होती है। यही जो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जब तक सरकार बहुमत में होती है तब तक सरकार चलती है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। ठीक ना दोस्तों? संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, एक कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपको जो है नोट डाउन करना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। खैर इसको हम डिटेल से देखेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम जब अलग से टॉपिक हम देखेंगे, ठीक ना? ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम इरेजर कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन जरूर करिए। फिर इसके बाद नया जो है संविधान की विशेषता क्या है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, ठीक है ना? आते हैं भाई नया संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट। ये क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट? तो संघीय शासन व्यवस्था, इसका तात्पर्य संविधान के द्वारा विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अरे भैया भारत में जो है एक केंद्र भी है, राज्य भी है, तो जो शक्तियों का अगर विभाजन किया जाएगा तभी तो अच्छे से जो है समावेशी विकास या जो है आर्थिक विकास अच्छे से हो पाएगा ना। तो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई और कहा गया कि ये काम करिए, शक्तियों का विभाजन करिए, केंद्र में भी करिए और राज्य में भी करिए, ताकि ये अपनी शक्तियों का संपूर्ण तरीके से जो है उपयोग करके, अधिकार प्राप्त करके, अपने शक्तियों का प्रयोग करके विकास की धारा को जो है आगे बढ़ा सकें। ठीक है ना? तो शक्तियों का विभाजन सामान्यतया संघीय शासन में एक संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां विभाजित करके एक संघीय न्यायालय स्थापित किया जाता है। अरे भैया मान लीजिए कि जो है संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का काम राज्य करता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए कि संघ के विषयों पर राज्य कानून बनाना लगे और राज्य के विषयों पर केंद्र कानून बनाने लगे, सो विवाद उत्पन्न हो जाएगा ना। तो उस विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायालय स्थापित किया जाता है। ये संघीय प्रणाली का एक खूबसूरत विशेषता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विवादों का निपटारा करने के लिए आपका जो है एक न्यायालय या संघीय न्यायालय बनाया जाता है। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई एवं निर्जातीय विविधता पाई जाती है। ठीक ना? ये तो आप जानते ही हैं कि भारतीय विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना की जिसका झुकाव एक शक्तिशाली केंद्र की तरफ था। ये एक डिबेट का पॉइंट है कि शक्तिशाली जो शक्तियां थी या शक्तिशाली केंद्र को जो है शक्तिशाली बनाया गया है, राज्यों को क्यों नहीं शक्तिशाली बनाया गया है, एक डिबेट का पॉइंट है। क्योंकि जो है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, भारत को जो है केंद्र को एक शक्तिशाली पावर दी गई है, शक्तिशाली बनाया गया है। ये हम लोग संघीय शासन प्रणाली में डिबेट करेंगे। ठीक ना भैया? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या समन्वय है? संसदीय संप्रभुता क्या? तो आप जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, और
जो संसद कानून बनाएगी उसी की जांच करने का अधिकार जो है न्यायपालिका के पास होता है। तो जो संसद ने कानून बनाया तो संसद का कानून न्यायपालिका जांच करेगी कि भैया जो संसद ने कानून बनाया है तो कहीं संविधान को तो वायलेट नहीं कर रहा है, कहीं संविधान के जो है बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट नहीं कर रहा है, नागरिकों को जो मूल अधिकार जो प्रदान किया गया है उसको तो कहीं वायलेट या उसका जो है उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, एक्सप्लॉइटेट नहीं कर रहा है उसको। तो ऐसे में अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून, न्यायपालिका उसकी जांच करती है और अगर पाती है कि यह जो है संविधान के विरुद्ध है तो उसको जो है अवैध भी घोषित किया जा सकता है। एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह संविधान की एक खूबसूरत विशेषता है जिसमें संविधान संसद और न्यायालय के मध्य एक समन्वय स्थापित करता है। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का महत्व होता है। अरे भैया, संसदीय शासन व्यवस्था मतलब कि जो है जनता के ही प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं ना, वही तो जो है कानून का निर्माण करेंगे। तो जायज़ है कि कहीं न कहीं जनता की इच्छाओं का यहाँ पे महत्व होता है। संसदीय प्रणाली में न्यायपालिका संसद का एक रक्षक है एवं अभिभावक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का रक्षक और अभिभावक कौन होता है, तो न्यायपालिका होती है। इसके अलावा जो न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधि की जांच करता है और इसे संविधान के विरुद्ध पाता है तो विधि को अवैध भी घोषित कर सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यंजय एक्ट 2015 में लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो न्यायालयों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था, वो संसद ने अपने पास रख लिया था। तो पार्लियामेंट तो उतने समय न्यायालय ने क्या किया कि भैया इसकी जांच किया यंजय की और कहा कि यह जो है संप्रभुता न्यायालय की बाधित कर रहा है और इसको जो है न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। ठीक ना। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसकी संप्रभुता और न्यायपालिका में सर्वोच्चता में जो समन्वय है वो किस प्रकार संविधान ने स्थापित किया है, ये संविधान की अपनी एक खूबसूरत विशेषता है। ठीक ना भैया। संविधान ने हमको मौलिक अधिकार प्रदान किया है, मूल कर्तव्य प्रदान किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रदान किया है। तो मौलिक अधिकार तो संविधान ने हमको जो है धर्म की स्वतंत्रता दी है, हमको बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, समानता का अधिकार हमको दिया है। ये मूल अधिकारों के माध्यम से हमको जो है भाषा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा का अधिकार, सारी चीजें हमको प्रदान की गई हैं। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से सारी चीजें प्रदान की जाती हैं। और न्यायालय, अच्छी बात है कि इसका जो है संरक्षक भी रहता है न्यायालय। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के सहारा से जा सकते हैं। तो मूल अधिकार, संविधान को जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, तो भाग 3 पढ़ाएंगे, उसमें मूल अधिकारों को जो है अच्छे से व्याख्यायित किया गया है। कहा गया कि भाई अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। फिर यह जो है आपका जो है 6 मूल अधिकार इतने समय प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, फिर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकार एक खूबसूरत विशेषता है और संविधान द्वारा जो है एक संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। थोड़ा सा स्लाइड देखते हैं। संविधान नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है। ठीक ना, जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा मूल अधिकार है नागरिकों को प्रदान किया जाता है राज्यों के विरुद्ध। मतलब अगर राज्य इसके विरोध में जाता है तो राज्य के ऊपर जो है न्यायालय फटकार लगा सकता है, न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। ठीक है ना। न्यायालय द्वारा संरक्षण भी इसका प्रदान किया जाता है मूल अधिकारों का। तो मूल अधिकारों को हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 3 में जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे। मूल कर्तव्य क्या होता है, तो मूल कर्तव्य जैसे नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इन 11 मूल कर्तव्यों को अगर नागरिक करता है तो कहीं न कहीं राष्ट्र में जो है एक सामाजिक, आर्थिक, एक पर्यावरण हितैषी, ठीक ना, एक सामाजिक और महिला संरक्षण, ये सब सारी चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती हैं। तो नागरिकों को कुल 11 मूल कर्तव्य प्रदान किया गया है जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समन्वय, पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति एवं नवाचार के मार्गों पर चल के राष्ट्र की विकास की धारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य की पॉइंट को हमने लिया है कि आप अगर मेंस में लिखते हैं तो की पॉइंट, पूरा मूल कर्तव्य तो आप लिख नहीं सकते हैं, तो की पॉइंट क्या क्या आप शामिल कर सकते हैं मूल कर्तव्यों को लेकर। तो एक मूल कर्तव्य जो हमको प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, ये काफी खूबसूरत संविधान की विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जब आप जो है भाग 4 में पढ़ेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो कहा गया है कि राज्य जब निर्माण करे कानूनों का तो लोकहित या लोक कल्याण को केंद्र बिंदु में रख के
कानून का निर्माण करे। ठीक ना दोस्तों, मतलब कि राज्य जब कानून का निर्माण करे तो लोक कल्याण को केंद्र बिंदु में रखकर कानून का निर्माण करे। ठीक है ना, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। एक काफी खूबसूरत विशेषता है। नोट्स जरूर बनाइएगा, इसको हम इरेजर कर देते हैं भी, आते हैं भी। तो फंडामेंटल राइट हमने देखा, मूल कर्तव्य देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा। ठीक ना भैया, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नया वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है वयस्क मताधिकार? तो भारतीय संविधान द्वारा लोगों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है ना भाई, 18 साल से ऊपर कोई भी अगर है, चाहे जिस जाति धर्म का है, वो जाकर वोटिंग कर सकता है। ये वयस्क मताधिकार दिया गया है। ठीक ना भैया, तो 1909 का जब आप अधिनियम पढ़े होंगे वीडियो में हमारे, तो उसमें हमने बताया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। और मुसलमानों के लिए जब सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रावधान किया गया था, तो कहीं न कहीं विभिन्न धर्मों के बीच एक खटास उत्पन्न हो गया था, एक दूसरे के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया था। किंतु अब इन सारी व्यवस्थाओं को, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, इस अधिनियम 1909 में किया गया। फिर बाद में जो है 1919 में जो है सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को लेकर बढ़ा दिया गया था। फिर 1935 के अधिनियम में भी दलित वर्ग जो है, मजदूर वर्ग, महिला, इन सबको लेकर बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो ये सब सारी चीज़ें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की विशेषताओं को शामिल को जो है समाप्त कर दिया गया और वयस्क मताधिकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। एकल नागरिकता ये क्या है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें यह समझा जाता है कि दोहरी नागरिकता भारत में होगी। नहीं भैया, भारत में एकल नागरिकता है, केंद्र और राज्य दोनों की एकल नागरिकता है। वी आर इंडियन, हम केवल का केवल भारतीय नागरिक हैं। तो भाग 2 में हम इसको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम जो है प्रस्तावना को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई प्रस्तावना में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक ना भैया,